ओके या ऑल राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएन क्लासेस। एक बार फिर आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। राइट, काफी मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर आप चैप्टर फर्स्ट एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर को भी वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट में, सिंगल पार्ट में ले आओ। तो आ गई है वीडियो, आपने लास्ट तक देखनी है और आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम टाइम में इस चैप्टर को समझा पाऊं और भाई बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने की मेरी कोशिश रहेगी, जैसे कि हर चैप्टर में रहती है। राइट, तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एंजॉय करना। बहुत अच्छा चैप्टर है और लास्ट तक वीडियो को आपने देखना है। चैप्टर फर्स्ट की टेंशन भी आपकी आज खत्म, बिल्कुल खत्म। राइट, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। राइट, दैट इज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आगे चलेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। राइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। ये तो पता ही होना चाहिए ना कि मैच किस टीम के बीच है। जब तक ये नहीं पता होगा कि मैच किस टीम के बीच है, कैसे बात बनेगी, है ना। तो नो नीड टू वरी, बस वीडियो को देखते जाओ, समझते जाओ। बहुत आराम से ये चैप्टर कवर कर दिया जाएगा, बहुत आराम से ये चैप्टर समझा दूंगा, बहुत स्लो। राइट, चलिए टॉपिक चेकलिस्ट देखिए भाई, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये आप देख लीजिएगा, ये टॉपिक्स कवर करने हैं। टॉपिक नंबर 1 पर आते हैं, दैट इज बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। राइट, कई बच्चों को पता नहीं होता बर्लिन वॉल, सर ये कहां से आ गया, सर क्या मतलब है इसका, भाई है इसका मतलब। राइट, चलिए बर्लिन वॉल वाला कॉन्सेप्ट पहले हम क्लियर करेंगे। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल, वॉल मतलब दीवार। राइट, तो क्या है इसका मतलब, इसको समझेंगे। सबसे पहले लाइन को क्लियर करते हैं। राइट, द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। राइट, बर्लिन वॉल किस चीज को सिंबलाइज करता है, किस स्ट्रक्चर को दर्शाता है, वर्ल्ड में डिवीजन को, टू डिविजन्स को, एक वर्ल्ड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, एक वर्ल्ड सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वर्ल्ड। राइट, आया समझ में। बर्लिन वॉल किस चीज को दर्शाता है, डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। राइट, वर्ल्ड की डिविजन्स को, और वर्ल्ड टू पोल्स में डिवाइड हो गया था 1945 से 1991 तक, सबको पता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। वैसे तो चैप्टर में एंड है, लेकिन बाइपोलैरिटी का मतलब यही है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, या फिर वर्ल्ड इज कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, दैट इज यूएसए और यूएसएसआर। दो पोल्स में डिवाइड हो गया था पूरा वर्ल्ड। इस ईयर से इस ईयर तक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चुरा लेना। राइट, अब भाई जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, राइट, कैपिटलिस्ट कंट्री, और जो यूएसएसआर वो कम्युनिस्ट। इसलिए बर्लिन वॉल वाला जो स्ट्रक्चर है वो डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड को दर्शाता है, नंबर 1। इसके बाद ये वॉल कब बनाई गई, 1961 में, जो सेपरेट थी ईस्ट बर्लिन और वेस्ट, ये वेस्ट नहीं होगा, ये वेस्ट होगा। राइट, ईस्ट और वेस्ट के बीच बना दी गई थी भाई, ये पूरा बर्लिन है, बर्लिन के बीच में ईस्ट और वेस्ट की डिवीजन भी कर दी गई थी। राइट, अब ये जो ईस्ट बर्लिन था ये यूएसएसआर की तरफ चला गया, मतलब इसके फॉलोअर्स यहां पर यूएसए की तरफ, वेस्ट बर्लिन। राइट, यही सबसे बड़ी मजेदारी है इस कॉन्सेप्ट में। राइट, इसको और सिंप्लीफाई अभी मैं कर दूंगा, लेकिन आप पहले लाइन को समझो कि कब बनाई गई थी और कितने किलोमीटर लॉन्ग वॉल थी। 1 नंबर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, सीयूईटी के अंदर भी आने के चांसेस है, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आने के चांसेस है। राइट, लगभग 28 सालों तक थी। फाइनली कब गिराई गई थी ये वॉल, 9 नवंबर 1989 को इस वॉल को गिरा दिया गया था। उसके बिहाइंड भी कारण था। राइट, वो अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ लाइन को समझो। राइट, जर्मनी डिवाइडेड इन द 2 पार्ट्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कम्युनिस्ट वर्ल्ड। राइट, यहां किसकी बिगिनिंग की बात हो रही है, कम्युनिस्ट ब्लॉक के एंड की। जैसे ही कम्युनिस्ट ब्लॉक का एंड हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी, राइट, उसी टाइम पर जर्मनी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, पहले आप लाइन को समझ पाए हो, आई होप समझ में आ गया हो। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देना सभी, कलर चेंज कर लूं बस। ऑल राइट, देखिए बर्लिन वॉल का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसको ना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं बच्चे, कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। इस वॉल वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपने सबसे पहले एक लाइन खींचनी है अपने नोटबुक पे, राइट। एक साइड आपने क्या करना है, 1945 टू 1991 इस लाइन को लिख देना है, राइट। इस ईयर से इस ईयर के बीच दो चीजें हुई थी, कौन कौन सी? एक तो यूरोपियन स्टेट्स की डिवीजन, दूसरा कोल्ड वॉर एरा। बिल्कुल है कनेक्शन इस चीज से भी, राइट। अब कोल्ड वॉर एरा दो सुपर पावर के बीच था, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए को हम फर्स्ट वर्ल्ड कहते ही हैं भाई, और इसको सेकंड। अभी बस समझते जाओ भाई, टाइम कम है काम ज्यादा है, राइट। यूरोपियन स्टेट्स की डिवीजन भी भाई इसी टाइम के बीच में हुई थी। अब यूरोपियन स्टेट्स की डिवीजन दो एरिया में हो गई थी, ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप। भाई ईस्ट यूरोप अंडर चला गया था यूएसएसआर के, वेस्ट यूरोप अंडर चला गया था यूएसए के। अब कनेक्टिविटी करनी है आपने, बस कनेक्टिविटी करनी है भाई इसी टाइम पर। ये कॉलम आपने एक साइड ये कॉलम रखना है, दूसरी साइड बर्लिन वॉल वाला कॉलम रखना है आपने। बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी, इसको ऐसे लिख देना है आपने, कैपिटल ऑफ जर्मनी। देखो भाई जर्मनी जो है ईस्ट वाले पार्ट में आता था, ईस्ट यहां पे था जर्मनी। जहां पूरा कंट्री पूरा नेशन होगा उसकी कैपिटल भी वही होगी, समझ आ गया। अब इसको यहां पर समझते हैं, कैपिटल ऑफ जर्मनी। राइटिंग पर मत जाना, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, राइट। अब देखिए जो जर्मनी की कैपिटल थी वो क्या थी, बर्लिन। बर्लिन की भी डिवीजन हो गई, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। अब देखो मजेदारी क्या है, ईस्ट यूरोप यूएसएसआर के अंडर है, खाली यूएसएसआर के अंडर, और ईस्ट वाले पार्ट में जर्मनी उसकी कैपिटल की डिवीजन हो जाती है, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में। ये आप देख पा रहे हो ना, ये जो वॉल है भाई ईस्ट वेस्ट के बीच बनाई गई है। ध्यान रखना ये 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल बनाई गई ईस्ट और वेस्ट के बीच, सेपरेट, राइट। ऐसे आपने समझना है। अब देखो जो ईस्ट बर्लिन था वो यूएसएसआर की तरफ चला गया, मतलब इनको फॉलो करने लगा वेस्ट यूएसए की तरफ। दैट इज वाई ये वॉल बनाई गई कि कोई इधर से इधर ना जा सके, इधर से इधर ना जा सके, क्योंकि अब क्या हुआ, डिविजन्स हो गई भाई, एक ही चीज में डिविजन्स हो गई, राइट। यूएसएसआर के अंडर जर्मनी है, सिंपल। अब जर्मनी की कैपिटल की भी डिवीजन हो गई ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के बीच, ईस्ट बर्लिन यूएसएसआर, वेस्ट बर्लिन यूएसए, ताकि कोई इधर से इधर ना जा सके, इधर से इधर ना जा सके। और दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत ज्यादा डिफरेंस। क्या? एक की आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, एक की कैपिटलिस्ट। अब आपने मतलब कैपिटलिज्म कर लो या कैपिटलिस्ट कर लो, गंदा सा लिख दिया, याद कर लेना, जल्दीबाजी है बस। अभी यहां क्या लिखा है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड को सिंबलाइज, मतलब इसको दर्शाता है बर्लिन वॉल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों के बीच आइडियोलॉजी डिफरेंसेस आप देख पा रहे हो। और इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये कोई लात घूसों का, लड़ाई दंगे का वॉर नहीं था, ये आइडियोलॉजिकल वॉर। इट इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन दी टू सुपर पावर्स, दैट इज यूएसए और यूएसएसआर। दोनों की आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस थे, एक की कैपिटलिज्म, एक की सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है अभी हम समझेंगे। अब इस चैप्टर का नाम क्या है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का मतलब समझा दिया, इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, जिसमें दो पोल्स कंसिस्ट होते हैं, राइट। फर्स्ट पोल यूएसए, सेकंड पोल यूएसएसआर। या फिर ऐसे समझ लो, वर्ल्ड इज बिकेम बाइपोलर वर्ल्ड फ्रॉम 1945 टू 1991। हमारा वर्ल्ड बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था 1945 से 1991 के बीच। इज दैट क्लियर, राइट। अब क्या है कि 91 में यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है। तो ये जो बाइपोलैरिटी स्ट्रक्चर है, दिखती बात है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कहलाएगा। दो पोल में एक पोल गिर गया तो ऑब्वियसली वो बाइपोलैरिटी नहीं, यूनिपोलैरिटी बन जाएगा। अब यूनिपोलैरिटी में सिंगल सोल सुपर पावर यूएसए इमर्ज होता है, ग्लोबल लेवल पर सिंगल यूएसए। इसीलिए इस चैप्टर का नाम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है। ये कनेक्टिविटी है,
राइट। इसे हम इसी तरीके से शॉर्ट में याद कर सकते हैं। और बर्लिन वॉल का कॉन्सेप्ट डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड को दर्शाता है, दैट इज कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, या फिर कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। भाई थोड़ी जल्दीबाजी है, हो सकता है शब्द ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप समझ जाओ, राइट। या सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट, इन दोनों के डिवीजन को बर्लिन वॉल का कॉन्सेप्ट दर्शाता है। आप देख सकते हैं ये डिविजन हो गई इस प्रकार से, राइट। और ये जो वॉल थी कब गिराई गई थी? 9 नवंबर 1989 में, क्योंकि लोग तंग आ गए थे, इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई थी, तो अब लोगों ने हथौड़ा उठाया, सब कुछ उठाया, वॉल गिरा दी। बाद में जर्मनी यूनिफाई हो गया। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट्स भी कहते हैं। बर्लिन वॉल के कॉन्सेप्ट को हम हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि 1989 में वॉल गिराने के बाद जर्मनी यूनिफाई हुआ था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा एंड हुआ था, सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था। तीनों इवेंट्स देखे गए थे। चौथा भी था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की फॉर्मेशन हो जाना और सारे नेशंस एज एन रिपब्लिक नेशंस इमर्ज हो जाना। सिंपल, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हो सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो आपने एज इट इज इसी तरीके से लिख देना है। माइंड मैप बना के आओ, पूरी गारंटी है। कोई अगर काट दे भाई, गारंटी है अगर कोई टीचर इस चीज को काट दे। सिंपल, चले आगे। सिंपल, चलिए पहला टॉपिक है हमारा, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था भाई? यही तो चैप्टर है, हाँ जी, सोवियत यूनियन। क्योंकि बाइपोलैरिटी में सेकंड पोल कोलैप्स हुआ था। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, पूरा चैप्टर इसी के बेस्ड है, राइट। चलिए फर्स्ट टॉपिक, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया 1917, राइट। 1917 में रशिया रेवोल्यूशन होने के बाद यूएसएसआर फॉर्म्ड हो गया था, लेकिन एग्जैक्टली यूएसएसआर 1922 में बना था। लेकिन 17 के बाद अंडर प्रोसेस हो गया था कि अब तो सोवियत यूनियन बनेगा, राइट। तो इस चीज को मार्क कर लेना, अगर क्वेश्चन आए व्हेन वाज फॉर्म्ड इन यूएसएसआर, एग्जैक्टली 1922 में फॉर्म्ड हुआ था यूएसएसआर, और इसकी पूरी फुल फॉर्म ये है, राइट। इसे आप सोवियत यूनियन भी कहते हो, इसे आप सब कुछ कहते हो भाई, यूएसएसआर भी कहते हो। लेकिन आप ध्यान रखना, रशियन रेवोल्यूशन के बाद ही यूएसएसआर फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो गया था, राइट। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, जो पहले ही बन गई थी 1912 में, इसका आइडिया आ चुका था। और फर्स्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन इज व्लादिमीर लेनिन, राइट। ये आपने याद कर लेना है, व्लादिमीर लेनिन फर्स्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के, राइट। सिंपल, द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। ये रेवोल्यूशंस इंस्पायर्ड थे भाई जो भी आइडियल्स से सोशलिज्म के, इनके थ्रू, राइट। एज अपोज टू कैपिटलिज्म, सोशलिज्म आइडियल्स तो अपोज करेंगे ही कैपिटलिज्म का, राइट। एंड द नीड फॉर एगैलिटेरियन सोसाइटी, और इस सिस्टम में, सोशलिज्म सिस्टम में नीड होती है कि एगैलिटेरियन सोसाइटी की फॉर्मेशन हो, जहां पे सबके बीच इक्वालिटी होती है, कोई प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होती, कोई इंडिविजुअल ऑनरशिप नहीं होती, राइट। इस सोशलिस्ट सिस्टम में ये चीज होती है। जैसे यूएसए में कैपिटलिज्म चल रहा था, यूएसएसआर में सोशलिज्म। कई बार बच्चे इसके बीच में भी कंफ्यूज रहते हैं, सर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में डिफरेंस क्या है, राइट। तो एज अ की टर्म्स आपने माइंड में ये चीज रखनी है, सोशलिज्म सिस्टम के अंदर इगैलिटेरियन सोसाइटी होती है, इक्वालिटी होती है, सबके बीच कोई पर्टिकुलर सेक्टर किसी का अपना नहीं होता, सब पर सभी का राइट होता है, और स्टेट कंट्रोल्ड ऑनरशिप होती है, राइट। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, मार्क माय वर्ड, स्टेट कंट्रोल्ड ऑनरशिप सोशलिज्म सिस्टम में होता है, राइट। इसके बाद भाई और भी चीजें होती है इसमें, टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया जाता है। एंड कॉन्शियसली डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। कुछ की टर्म्स है यहाँ पर जो मैं अलग से ही मार्क कर दे रहा हूं, आपने इसे ही याद रखना है, राइट। कि सोसाइटी को एक प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी के बेस्ड डिजाइन किया जाता है सोशलिज्म सिस्टम के अंदर, राइट। आई होप समझ आ रहा हो। एंड द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, जो सोवियत सिस्टम के मेकर्स थे, इन्होंने सारी प्राइमेसी गिवन करा दी थी स्टेट को। भाई इसमें होता ही यही है, सारी प्राइमेसी, सारी प्रायोरिटी गिवन कर दी जाती है स्टेट को, क्योंकि मालिकाना हक सबका किसका होता है, स्टेट का।
स्टेट में जो भी इंस्टीट्यूशन पार्टी होगी, पॉलिटिकल पार्टी, उसका, राइट। एंड द इंस्टीट्यूशन पार्टी यहां पे लिखा हुआ है। एंड द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत यूनियन का पॉलिटिकल सिस्टम किसके सेंटर अराउंड था भाई? कम्युनिस्ट पार्टी के। ये आप लिख लेना, राइट। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वाज अलाउड, राइट। कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ नहीं किया जाता, ना ही अपोजिशन को। सिंपल। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एवरीथिंग वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। इकोनॉमी के टर्म्स में सारी चीजें प्लान्ड होती है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है भाई? स्टेट। स्टेट कंट्रोल ओनरशिप। सुप्रीम फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप किसके पास होती है सोशलिज्म सिस्टम में भाई? सोवियत यूनियन पढ़ रहे हैं ना, तो और किसी की बात मत करना। स्टेट। स्टेट में कौन सी इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। हंस के, नाच के, गा के, एंजॉय करके पढ़ो भाई। चैप्टर कह रहा है बहुत आसान हूं, बच्चा समझने वाला हो बस, राइट। आई होप समझ आ गया हो सोवियत सिस्टम। आगे चलेंगे द सेकेंड वर्ल्ड एंड सोशलिस्ट ब्लॉक, राइट। सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक को समझेंगे। सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद, ईस्ट यूरोपियन कंट्री दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर, राइट। अभी मैंने आपको बताया बर्लिन वॉल वाले कॉन्सेप्ट में, राइट, ईस्ट यूरोपियन के स्टेट्स 1945 के बाद यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गए थे, राइट। किसके कंट्रोल में आ गए थे? यूएसएसआर। और इसी टाइम पे 1945 में यूएसएसआर के अंडर 15 कंट्रीज आती थी। कितनी कंट्रीज आती थी? 15, इंक्लूडिंग रशिया। ये मैं गंदा सा लिख दिया, राइटिंग पे मत जाना। 1945 से यूएसएसआर के अंडर कितने रिपब्लिक्स थे? 15 सर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टार्टिंग से ही नहीं थे। 1945 में यूएसएसआर सुपर पावर बनता है। कब बनता है? 1945 में। और 1945 में इस पूरे ब्लॉक को सोवियत ब्लॉक कह लो, सोशलिस्ट ब्लॉक कह लो, कुछ भी कह लो, जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको अच्छा लगे। और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई थी, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता है, राइट। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक। एंड वॉर्सो पैक्ट नाम से मिलिट्री अलायंस की फॉर्मेशन हुई थी, राइट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है यूएसएसआर के ईस्टर्न अलायंस को हम क्या कहते हैं? वॉर्सो पैक्ट। पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। माइंड में नहीं आऊंगा, लेकिन याद करा रहा हूं, वन शॉट एक्सप्लेनेशन पार्ट है, अच्छे से पढ़ लेना। ईस्टर्न अलायंस इज नोन एज वॉर्सो पैक्ट, वेस्टर्न अलायंस इज नोन एज नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टर्न अलायंस किसका था भाई? यूएसएसआर का, नहीं यूएसए का, राइट। ऐसे आपने याद कर लेना है। ये था हमारा सोशलिस्ट ब्लॉक। आगे चलेंगे। अब हमारा आता है पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या थे? मतलब सकारात्मक चीजें, पॉजिटिव, राइट। सो पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ सोवियत यूनियन, 1 2 3 4। चलो भाई, सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड, बहुत डेवलप्ड थी पूरे वर्ल्ड में, एक्सेप्ट फॉर द यूएस। बस यूएस को छोड़ देना, यूएस को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में सोवियत इकोनॉमी इज लाइक मोर डेवलप्ड। तो सुपर पावर नहीं होगी तो क्या होगी? पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा भाई? दिखती बात है, राइट। इट हैड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेस इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन, स्टील। सारे रिसोर्सेस बड़े लेवल पे थे इनके पास। अच्छा खासा प्रोडक्शन का लेवल था, हायर प्रोडक्टिविटी थी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरिया विद एफिशिएंसी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कनेक्टिविटी रिमोटेस्ट एरिया में तो थी, लेकिन एफिशिएंसी के साथ। तो सुपर पावर नहीं होंगे तो क्या होगा? और पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, राइट। तीसरा पॉजिटिव इंपैक्ट, इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पेन्स टू कार्स। इनकी अपनी डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी जिसमें ये सारी चीजें प्रोड्यूस करते थे। कहने का मतलब है छोटी सुई से लेकर बड़ी गाड़ी तक, राइट। आई होप समझ पा रहे हो। एंड ऑल्दो देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री। इनकी प्रोडक्शन की, इनका प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो मैच नहीं होती थी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ,
तो क्वालिटी वाइज भी बढ़िया था सब कुछ, तो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, राइट। सोवियत स्टेट एंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स, हर नागरिक को कम से कम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अश्योर कर रखा था सारे सिटीजन्स को। एंड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज को गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन सब्सिडाइज करती थी, लाइक इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें होती है ना, वो सारी चीजें सब्सिडाइज की जाती थी सभी लोगों के लिए। तो ये तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स की बात हो गई ऑफ सोवियत यूनियन, राइट। बल्ले बल्ले सावा सावा, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। तो भाई नेगेटिव क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, थे भाई नेगेटिव भी थे, सिंपल। द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक, सोवियत सिस्टम बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक था एंड अथॉरिटेरियन भी था, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स। ये ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन सोवियत यूनियन के सिटीजन्स को डिफिकल्ट बनाते जा रहा था उनकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। लोग अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे भाई, कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करो। जैसे डेमोक्रेसी में होता है ना, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, इसमें नहीं था, सिंपल। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, कीटम, छोटी सी कीटम है, ऐसे आपने बनाकर भी लिख देना है, सिंपल। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बिल्कुल आजादी नहीं थी, कुछ भी नहीं। स्टीपल्ड पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन जोक्स एंड कार्टून्स, थोड़ा बहुत जोक्स की फॉर्म में, कार्टून्स की फॉर्म में लोग एक्सप्रेस कर भी देते थे कुछ कंप्लेंट्स, कुछ प्रॉब्लम्स। अदरवाइज सिटीजन को प्रॉब्लम एक्सप्रेस करने की बिल्कुल भी आजादी नहीं थी। वही तानाशाही, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, नेगेटिव इंपैक्ट था, राइट। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट, बल्कि जितने भी इंस्टीट्यूशन थे मोस्टली नीडेड रिफॉर्म, जरूरत थी उन सभी इंस्टीट्यूशन को कि कुछ बदलाव किया जाए, कुछ चेंजेस लाए जाए, राइट। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, राइट, had tight control over all institution and was unaccountable to the people। और जो वन पार्टी सिस्टम था ना सोवियत यूनियन में, कम्युनिस्ट पार्टी जो रिप्रेजेंट करती थी, वो टाइटली सारे इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता था अपने ही उस पर, राइट, अपने सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी के बिहाफ पर, राइट। और भाई इसी सिस्टम से अनअकाउंटेबिलिटी देखी जाती थी लोगों के प्रति, क्योंकि डेमोक्रेसी थोड़ी थी, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती है, राइट, ब्यूरोक्रेसी में नहीं। राजतंत्र इन सारी चीजों में, सोशलिज्म मतलब इस चीज में बेसिकली सोशलिज्म सिस्टम अच्छा है, इक्वालिटी होती है, लेकिन वन पार्टी सिस्टम में अगर सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक चलाएंगे, अथॉरिटेरियन चलाएंगे, लोगों को आजादी नहीं देंगे अपने प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने की, तो गलत है ना यार, फिर तो गलती है ही, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, सिंपल। The party refused to recognize the urge of people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affairs। क्या है कि लोग अपने एस्पिरेशन को लेके आते थे, तो पार्टी रिफ्यूज होती थी, मतलब एस्पिरेशन को फुलफिल करने में, पार्टी बिल्कुल रिफ्यूज होती थी अपने एस्पिरेशन को फुलफिल करने में। एक सेकेंड बस, हेलो, हाँ जी, हम्म 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 कल से, और कब तक है छुट्टी यार? चलो मैं बोलता हूँ उसको, 2 मिनट हो। हम्म, ठीक 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 ठीक। हम्म। चलो मैं देखता हूँ अभी, है ना, 2 मिनट दो, राइट।
तो भाई ये चीज थी कि पार्टी रिफ्यूज होती थी सिटीजन्स के एस्पिरेशन को फुलफिल करने में, चाहे उनका अपना अफेयर्स हो या फिर कल्चरल अफेयर्स हो, राइट। रशिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स, पूरे 15 रिपब्लिक्स में रशिया एकमात्र ऐसी कंट्री थी that together constituted the USSR in reality. रशिया dominated everything, जो हर चीज पे dominate करती थी, and people from other regions felt neglected and often suppressed. अलग लोग मतलब जो भी अलग रीजन्स के लोग थे उनको ये लगता था कि उन्हें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, और रशिया हर चीज पे डोमिनेट कर रही है, राइट। तो सिंगल स्टेट रशिया था जो हर चीज पर डोमिनेट कर रहा था, और 90% इंडस्ट्री रशिया में ही तो चल रही थी। शॉक थेरेपी जब लगेगा भी, हम समझेंगे शॉक थेरेपी भी, तो रशिया में ही इंडस्ट्री कोलैप्स होती है, राइट। तो ये था नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ सोवियत यूनियन। आई होप समझ आ गया हो, राइट। नेक्स्ट अब हम गॉर्बाचेव एंड दी डिसइंटीग्रेशन समझेंगे। गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, राइट। ओके, सो गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, हो सकता है क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो मिखाइल गॉर्बाचेव who had become general secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, 1985 में गॉर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं सोवियत यूनियन के, एंड ऑल्सो लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। ये भी आपने ध्यान रखना है, राइट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। सॉट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम, गॉर्बाचेव ने कोशिश पूरी करी थी यहाँ के सिस्टम में चेंजेस लाने की, इनफैक्ट पॉलिसी भी बनाई थी इन्होंने, बट वही बात है कि सोवियत यूनियन के लोग ना परेशान हो चुके थे, तंग हो चुके थे। बाकी लीडर्स ने सबके आंखों पर पट्टी लगा रखी थी, लेकिन अब सबके आंखों से पट्टी हट गई है 85 में। चाहे पर्सन जितना भी अच्छा हो, जितना भी बढ़िया हो, लेकिन भाई अब सपोर्ट नहीं देंगे, सिटीजन्स ने मन बना लिया था, ये सिंपल, राइट। सो गॉर्बाचेव डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट, राइट। गॉर्बाचेव ने डिसीजंस लिए कि भाई हम अपने रिलेशन को नॉर्मल रखेंगे, वेस्ट के साथ नॉर्मल बनाएंगे, डेमोक्रेसी स्प्रेड करेंगे, डेमोक्रेटाइज करेंगे, मतलब अच्छा सिस्टम चलाएंगे, एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन हैड सम अदर इफेक्ट्स दैट नाइदर ही नॉर एनीवन एल्स इंटेंडेड और एंटीसिपेटेड। तो यहां पर यह है कि गॉर्बाचेव ने पूरे सिस्टम में ऑब्जर्व किया कि भाई बहुत खराब सिस्टम है, बहुत जरूरी है यहाँ के सिस्टम को बदलना और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नॉर्मल रिलेशन बनाना, डेमोक्रेटाइजेशन फैलाना, स्प्रेड करना, ताकि चीजें नॉर्मल हो और लोगों को फ्रीडम दी जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर पाए, और इकोनॉमिकली चीजें इंप्रूव हो पाए, और पॉलिटिकली चीजें इंप्रूव हो पाए, और सारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा चले। जो सिस्टम बेकार हो गया था ना, मतलब बिल्कुल खराब, 4 लीडर्स ने सारे सिस्टम को खराब करके रखा था, राइट। सिर्फ व्लादिमीर लेनिन ने मतलब थोड़ा बहुत ठीक कर दिया था, निकिता क्रुश्चेव ने, अदरवाइज तो भाई सिस्टम लैक बहुत ज्यादा हो गया था। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, अभी आगे हम रीजन भी समझेंगे फॉर डिसइंटीग्रेशन, कि भाई मिलिट्री आर्सेनल्स, वेपन्स प्रोड्यूस करने में सारे रिसोर्सेज, सारे पैसे लगा देना टाइप, ये सब कुछ, राइट। अब गॉर्बाचेव की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं। गॉर्बाचेव इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज ऑफ पेरेस्ट्रोइका। एक तो पेरेस्ट्रोइका और दूसरी ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस, पेरेस्ट्रोइका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग। ये गॉर्बाचेव की पॉलिसीज थी। कई बार बच्चों को पता नहीं होता गॉर्बाचेव की पॉलिसीज, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, तो ये 2 पॉलिसीज थी गॉर्बाचेव की जो इनके थ्रू बनाई गई थी, राइट, इंट्रोड्यूस की गई थी। और गॉर्बाचेव का इंटेंशन यही था, इकोनॉमी रिवाइव हो सके और सिचुएशन ट्रैक पे लाई जा सके, और भाई सोवियत यूनियन इंश्योर हो आगे चले, डेमोक्रेसी फैले, यहाँ पे डेमोक्रेसी लाने की पूरी कोशिश करी थी इन्होंने। तो गॉर्बाचेव का रोल तो ये था, राइट। अगर रोल एक्सप्लेन करने को क्वेश्चन आए तो आपने एज इट इज लिख देना है, राइट। बाकी इसके बाद कुछ इवेंट्स भी देखे गए थे, इसको हम इवेंट्स भी कहते हैं, इवेंट्स डिसइंटीग्रेशन फॉर द यूएसएसआर, इवेंट्स फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, राइट। तो ये इवेंट से पॉइंट वाइज 1 2 3, इसके बाद लास्ट 4, राइट। की टर्म्स याद रख लेना। पहला इवेंट, क्राइसिस इन दी सोशलिस्ट ब्लॉक। सोशलिस्ट ब्लॉक वही यूएसएसआर वाला ब्लॉक, भाई यूएसएसआर वाले ब्लॉक को ही सोशलिस्ट ब्लॉक कहते हैं। अब सोशलिस्ट ब्लॉक में जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक, पार्ट तो थी इनका, लेकिन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया
अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हमें तो इंडिपेंडेंट नेशन अब बनाना है, अलग जाना है। तो पहला इवेंट ये था डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर का। इवेंट अलग है, कॉन्सिक्वेंसेस अलग है, रीजंस अलग है, तीनों अलग है, ये ध्यान रखना, ध्यान दे दीजिए। सबसे पहला इवेंट क्राइसिस इन दी सोशलिस्ट ब्लॉक, और सोशलिस्ट ब्लॉक में किस पार्ट से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था, राइट। दूसरा गोर्बाचेव की पॉलिसी भी इवेंट थी सर, यस। कई बच्चों को तो लगता है गोर्बाचेव के आने से सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, नहीं। सिटीजन लॉस सपोर्ट, मतलब सिटीजन का सपोर्ट लॉस हो गया गोर्बाचेव को, क्योंकि नागरिक वहां के थक चुके थे। अब थोड़ी ना भाई कोई विश्वास जताएगा कि ठीक है, चाहे जो भी इंटेंशन हो। यहां तक कि गोर्बाचेव की जगह अगर कोई और लीडर भी आते तो भी सिटीजन सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके थे। सिंपल। गोर्बाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म। शुरुआत तो कर दी थी इन्होंने, मतलब एक रिफॉर्म करने की दोनों एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन दी कंट्री। बट क्या करें भाई, द रिफॉर्म वर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन दी कम्युनिस्ट पार्टी। इनके रिफॉर्म्स का इन्हीं की पार्टी के कुछ लीडर्स के थ्रू अपोज होने लगा, विरोध होने लगा, राइट। और कूप कर लिया भाई 1991 में, कूप प्लान कर लिया, दैट वाज एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्ड लाइनर्स। कूप हो गया भाई कुछ हार्ड लाइनर्स के थ्रू, कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडर्स गोर्बाचेव की पॉलिसीज का ही खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई नहीं, पसंद नहीं थे गोर्बाचेव, ये भाई गलत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन, राइट, बोरिस येल्त्सिन दोनों अच्छे मित्र थे। सिंपल। अब क्या होता है, तीसरा इवेंट अपोजिशन अगेंस्ट द कूप। अब कुछ अपोजिशन कूप के अगेंस्ट में भाई प्रोटेस्ट वगैरह करता है। बोरिस येल्त्सिन इमर्ज एज अ नेशनलिस्ट हीरो इन अपोजिंग दिस कूप। अब इस कूप के अगेंस्ट में विरोध होता है, गोर्बाचेव भी करते हैं, बोरिस येल्त्सिन, दोनों अच्छे खासे मित्र थे, राइट। दोनों ने क्या करा भाई, एक मिनट, दोनों ने क्या करा भाई, एक कूप प्लान, कूप के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्त्सिन वन अ पॉपुलर इलेक्शन बिगेन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल, राइट। और पूरी तरीके से 91 में जब इसके बाद दिसंबर में फाइनली बोरिस येल्त्सिन ने बोला ना कि अब तो सोवियत यूनियन, अभी नेक्स्ट इवेंट वही था, डिसइंटीग्रेट फाइनली हो जाएगा, तो उसके बाद नेशनल हीरो इमर्ज होते हैं, बोरिस येल्त्सिन रशिया के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। सिंपल। और पूरा उस पर कंट्रोल इनका आ जाता है, पूरे उस पर कंट्रोल बोरिस येल्त्सिन का आ जाता है। क्या करें जब सपोर्ट नहीं मिलेगा भाई, जब कुछ नहीं होगा तो ये भी कहेंगे गोर्बाचेव अब चलते हैं भाई। सिंपल। तो अपोजिशन अगेंस्ट द कूप, मतलब कि कूप के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ लेकिन कुछ हो नहीं पाया। एंड देन लास्ट जो इवेंट था, दैट इज शिफ्ट ऑफ पावर। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स। पावर शिफ्ट होनी शुरू हो गई, मतलब शिफ्ट होनी स्टार्ट हो गई सोवियत सेंटर से रिपब्लिक्स, एंड स्पेशली मोर यूरोपनाइज पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक। ज्यादातर तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ही चाहते थे कि मतलब विच सॉ देमसेल्व एज सॉवरेन स्टेट, की उनकी अपनी सॉवरेनिटी होगी, वो अपना इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, राइट। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बिल्कुल भी इन्होंने आस्क नहीं की, बातचीत नहीं की कि भाई ये अलग होना चाहते हैं। इनफैक्ट ये तो यही कह रहे थे कि सोवियत यूनियन एज इट इज रहे, रिमेनिंग स्टाइल में ही चले, क्योंकि आपको पता है सोवियत ब्लॉक, सोशलिस्ट ब्लॉक 3 कॉलम पे बेस्ड था, 15 कंट्री 3 जगह से थी, एक बाल्टिक रिपब्लिक्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, तीनों में 15 कंट्रीज थी ओवरऑल। अब भाई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ने कोई आस्क नहीं करी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। बाल्टिक रिपब्लिक ने फाइनली दिसंबर 1991 में येल्त्सिन, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट द यूनियन, सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। फिर भाई रशिया, मतलब तीनों मेजर पावर ने, मेजर पावर यही थी तीनों, बेलारूस, यूक्रेन, रशिया, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट दे दी कि अब फाइनली सोवियत यूनियन डिसबैंड करने जा रहे हैं, फाइनली डिसबैंड कर दिया गया। तो एग्जैक्टली डिसइंटीग्रेशन दिसंबर 1991 में होता है इन सभी इवेंट्स के साथ, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन वाज बैंड। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत यूनियन की थी वो बैंड कर दी जाती है। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया जाता है एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स, राइट। जितनी भी सोवियत यूनियन के बाद जो रिपब्लिक्स थे ना, सबके अंदर कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया जाता है।
कब मतलब ये डिसबैंड हुआ सोवियत यूनियन? दिसंबर 1991 में। बस आपको कुछ नहीं करना, 4 इवेंट्स याद रखने हैं। क्राइसिस इन दी सोशलिस्ट ब्लॉक, पॉलिसीज ऑफ गोर्बाचेव, अपोजिशन अगेंस्ट कूप, शिफ्ट ऑफ पावर। इज दैट क्लियर भाई? समझ में आ गया? राइट अब हम आगे चलेंगे। रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन। अब हम समझेंगे डिसइंटीग्रेशन के कारण। एक कारण इकोनॉमिकली, एक कारण पॉलिटिकली। इकोनॉमिक रीजन, द इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। सोवियत यूनियन के इंटरनली काफी वीकनेसेस देखी गई पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कमजोरियां, विच फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। और सिस्टम इतना वीक हो गया कि फेल रहा, मतलब लोगों के एस्पिरेशन को फुलफिल करने में, राइट, वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। ये सबसे बड़ा रीजन था जिस वजह से सोवियत यूनियन का सिस्टम कोलैप्स हो गया, राइट। सिटीजन्स के एस्पिरेशन को फुलफिल ना कर पाना, मतलब पूरी तरीके से। एंड सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेस। ज्यादातर सोवियत इकोनॉमी रिसोर्सेस का यूज करती थी इन द मेंटेनिंग ऑफ nuclear and military arsenal and the development of its satellite states in Eastern Europe and within the Soviet system, 5 Central Asian republics in particular। मतलब ज्यादातर न्यूक्लियर आर्सेनल को मेंटेन करने में रिसोर्सेज का यूज किया करते थे। तो दिखती बात है, सिटीजन डेवलपमेंट में कोई भी चीज इन्वेस्ट नहीं हो रही, कोई भी चीज लगाई नहीं जा रही डेवलपमेंट करने के लिए, सिटीजन्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो भाई इंटरनली वीकनेसेस होंगी। इकोनॉमिक सिस्टम क्या, सारा सिस्टम तो कोलैप्स होना बनता ही है। आज हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादातर सेल्फिश तरीके से सिर्फ अपने आप को मेंटेन करे और वेपन्स प्रोड्यूस करने में सारा पैसा लगा दे, सारा बजट बना दे, तो हमारे को कौन देखेगा भाई? हमारे कंट्री को कौन देखेगा? जनहित में कैसे काम होगा भाई? सिंपल। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो पहला रीजन ये था। दूसरा पॉलिटिकल रीजन, एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट। और इसी टाइम पर लोगों को लगभग नॉलेज तो हो गई थी, वेस्ट कंट्री को देखते देखते काफी एडवांस भी हो गए थे लोग, काफी चीजों का ज्ञान भी हो गया था लोगों को कि कैसे कैसे सिस्टम अच्छा होता है, क्या चीज। अभी तक तो आंखों पे पट्टी लगा रखी थी, लेकिन अब सब कुछ विजिबल था, राइट। दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ द वेस्ट। लोग बिल्कुल ये देख पा रहे थे कि भाई वेस्ट और हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, राइट, बहुत अंतर है। सिंपल। तो एक पॉलिटिकल रीजन भी था। कम्युनिस्ट पार्टी दैट had refused the Soviet Union for over 70 years was not accountable to the people। 70 सालों से ये पार्टी लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो पाई, लोगों की आंखों में पट्टी लगा रखी है भाई। ये सारे रीजंस थे जिससे ऑर्डिनरी पीपल वर एलिएनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्डिनरी पीपल एलिएनेट फील कर रहे थे कि यार बहुत स्लो सिस्टम चला है, स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रैम्पेंट करप्शन, द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक, इट हैड मेड द अनविलिंगनेस to allow more openness in government and the centralization of authority in a vast land। मतलब लोग समझ चुके थे कि भाई सारे चीजों पर सेंट्रलाइज कंट्रोल, पूरा ब्यूरोक्रेसी, सारा सिस्टम तानाशाही में कम्युनिस्ट पार्टी ने मतलब अच्छे से अपने अंडर में ले रखा था। और लोग बस जान चुके थे कि कुछ भी हमारे पेपर में नहीं है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, कोई सिस्टम इंप्रूव नहीं होता जा रहा है, तो अब तो भाई कोलैप्स ही हो जाए तो बहुत बढ़िया है। सिस्टम ही यूएसएसआर मतलब पूरा कोलैप्स होता है ज्यादा सही है, राइट। बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक तो पॉलिटिकल रीजन था, एक इकोनॉमिक रीजन था, राइट। वन शॉट है, थोड़ा ध्यान रखो, अच्छे से समझो, राइट। बस आपको इस टाइम पर चीजें समझ में आ जाए, सिंपल। गोर्बाचेव रिफॉर्म भी एक मतलब रीजन था और नेशनलिज्म भी एक रीजन था। गोर्बाचेव रिफॉर्म्स प्रॉमिस टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। गोर्बाचेव ने मतलब जो रिफॉर्म्स पॉलिसीज बनाई थी उसमें इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ की प्रॉब्लम्स पर डील करेंगे और सिस्टम को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। सो गोर्बाचेव प्रॉमिस टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, कैचअप विद द वेस्ट। प्रॉमिस किया कि हम वेस्ट के साथ नॉर्मल रिलेशन बनाएंगे, कैचअप करेंगे एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो भी सिस्टम लूज है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। बस मुझे सिटीजन का सपोर्ट चाहिए, जो नहीं मिला, सिंपल। Gorbachev was moving too quickly in this tug of war, रस्सी खींचने वाला वॉर, एंड Gorbachev lost support। एक तरफ Gorbachev हो गया, एक तरफ सारे लोग हो गए, और Gorbachev को सिटीजन लॉस मतलब सिटीजन सपोर्ट लॉस हो गया।
Even those who were with him became disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policies. तो क्या करेंगे गोरबाचेव? एडिक्वेटली अपनी पॉलिसीज को दिखा नहीं पाए, बस बनाते रह गए, पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। जब सिटीजन का सपोर्ट लॉस हो गया तो क्या करेंगे? तो गोरबाचेव का रिफॉर्म भी एक रीजन था सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करने में। आई होप समझ आ गया हो। नेशनलिज्म भी भाई रीजन था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर सोवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर्स प्रूव टू बी फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। देखो ये नेशंस ये चाहते थे कि अब हमें इंडिपेंडेंट नेशन रिपब्लिक बनाना है, अलग करना है, तो एक रीजन राइज ऑफ नेशनलिज्म भी था। राष्ट्र बनाना भी एक अपने आप में इन सभी का मतलब स्पेशली इनका इन रीजन का अपना एक कारण था, राइट। द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन, अगर आप सोवियत यूनियन की हिस्ट्री देखें, एंड दैट वेदर और नॉट द रिफॉर्म्स हैड अकर्ड देयर वुड हैव बीन एन इंटरनल स्ट्रगल विद इन द सोवियत यूनियन। अगर आप सोवियत यूनियन की हिस्ट्री को देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा गया, बहुत संघर्ष करा सभी ने। ऐसा नहीं है कि सब गलत थे, कुछ लोग अच्छे भी थे, कुछ लोग वैसे भी थे, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था। और भाई लोगों को फ्रीडम नहीं दी जाएगी कि आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करें, भले ही डेमोक्रेसी ना हो, लेकिन एटलीस्ट लोगों को आजादी तो दी जाए ना अपनी समस्या को बताने की, ताकि उसका समाधान हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कर पाए। बट सारा सिस्टम लूज था, सिंपल। तो ये रीजन थे डिसइंटीग्रेशन के, यूएसएसआर के। आई होप समझ आ गया हो। और सभी ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन के भी, राइट। अब हम आगे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, मैंने बोला इवेंट्स अलग है, रीजंस अलग है, कॉन्सिक्वेंसेस अलग है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम। सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, सबसे पहले कोल्ड वॉर एरा खत्म हुआ था। द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज नॉट एन इशू एनीमोर। मतलब सिर्फ कोल्ड वॉर एरा में दोनों जो यूएसएसआर के बीच आइडियोलॉजिकल वॉर था, सिर्फ यही कॉन्सिक्वेंस नहीं था और एक यही रीजन नहीं था, खाली यही इशू नहीं था कि सिर्फ आइडियोलॉजिकल वॉर हो रहा है दोनों सुपर पावर्स के बीच। सिंस दिस डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट के स्टार्टिंग से had engaged military of the two blocks, had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons and had led to the existence of military blocks. The end of the confrontation demanded an end to this arms race and possible new peace. मतलब कि आर्म्स रेस भी एक इशू था, खाली आइडियोलॉजिकल वॉर इशू नहीं था, कोल्ड वॉर एरा इशू नहीं था भाई। आर्म्स रेस भी, मेरे पास आपसे ज्यादा वेपन्स हैं, मेरे पास आपसे ज्यादा वेपन्स हैं, इस चीज को लेके भी लड़ाई थी, लेकिन इसका एंड हो गया था, सिंपल, राइट। तो एक कॉन्सिक्वेंसेस यूएसएसआर का ये था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा कन्फ्रंटेशन। आई होप आपको समझ आ गया हो। और यही कोशिश किया पीस की स्टेबिलिटी हो, पीस स्थापित हो, शांति से मतलब सारे नेशंस चलें और आगे सब कुछ सही से हो, इसी चीज की डिमांड हो रही थी। दूसरा, चेंज पावर रिलेशन इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पावर चेंजेस, पावर शिफ्टिंग भी देखी गई थी, ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेस था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, राइट। रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज इंस्टीट्यूशन आल्सो चेंज, भाई ये ऑल्सो बदला था, मतलब ये भी कॉन्सिक्वेंस था। एंड ऑफ कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटीज, कोल्ड वॉर एरा के एंड होने से ओनली दो ही पॉसिबिलिटीज बची थी। Either remaining superpower would dominate and create a unipolar system, or different countries or groups of countries could become important players in the international system, thereby bringing in a multipolar system where no one power could dominate. जैसे बाइपोलर में दो स्ट्रक्चर, दो सुपर पावर थे ना, लेकिन बाइपोलर स्ट्रक्चर एंड होने के बाद वर्ल्ड मल्टीपोलर सिस्टम यूनिपोलर सिस्टम में बदल गया। यूनिपोलर में सिंगल यूएसए सुपर पावर बन के आया ग्लोबल लेवल पर, लेकिन अब मल्टीपोलर सिस्टम भी है कि कोई एक दबा नहीं पाएगा। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर सेकंड चैप्टर में, इसके बाद आप पढ़ोगे, राइट, कि यूएस की डोमिनेशन को लिमिट करने के लिए कई न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज होते, राइट, इन दी फॉर्म ऑफ जैसे आसियान हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, चाइना हुआ, मतलब ये सारी पावर्स, राइट। तो आपने इस तरीके से भी समझना है, राइट। सो
द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर, और यूएस एक सोल सुपर पावर मतलब बन गया था after disintegration of USSR. Backed by the power and prestige of the US, the capitalist economy was now the dominant economic system internationally, right? और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी बन गई थी जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट कर पा रही थी 91 से, राइट? यूएसए की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिंपल, जैसे कि दो इंस्टीट्यूशन, दो एजेंसीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF became powerful advisor to all these country. सोवियत यूनियन की सारी कंट्रीज के लिए दो एजेंसीज एक पावरफुल एडवाइजर बनी थी, जो एडवाइस दे रही थी कि भाई आप ऐसे करो वैसे करो, सिंस दे गेव देम लोन्स फॉर देयर ट्रांजिशन टू द कैपिटलिज्म, राइट? दो एजेंसीज सारी कंट्रीज के लिए पावरफुल एडवाइजर बनी थी और उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप ऐसे सिस्टम को ऐसे ट्रांजिट कर सकते हो सारा कैपिटलिज्म में, राइट? मतलब अपने ट्रांजिशन के लिए वो सपोर्ट देने के लिए एडवाइस कर रही थी ये दोनों एजेंसीज सारी कंट्रीज को, सोवियत यूनियन की, राइट? Politically, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. और भाई सबसे अच्छा तरीका बताया पॉलिटिकली एक लिबरल डेमोक्रेसी का नोशन, मतलब ये धारणा, ये वाला नोशन सबसे बेस्ट तरीका बताया। और डेमोक्रेसी तो भाई डेमोक्रेसी है, अकाउंटेबिलिटी इसी में तो होती है, सिंपल, राइट? तो सोवियत यूनियन के जितने भी मतलब रिपब्लिक्स नेशन थे सारे कोलैप्स हो चुके थे, उनकी ट्रांजिशन में दो एजेंसीज ने, वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने काफी एडवाइस का मतलब एक रोल प्ले किया था और भाई बोला कि आपको हम ग्रांट करेंगे लोन, आपके ट्रांजिशन में आपकी हेल्प करेंगे, इस तरीके से कैपिटलिज्म में, सारा सिस्टम कैपिटलिज्म में, राइट? तो एक ये भी मतलब कॉन्सिक्वेंस था। इसके बाद लास्ट कॉन्सिक्वेंस तीसरा, इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज, कई सारी नई कंट्रीज इमर्ज हुई थी, राइट? एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक का मतलब है इमर्ज ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज, कई कंट्रीज का इमर्ज हो जाना, राइट? ऑल दीज कंट्रीज एट देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइसेस, इन सभी कंट्रीज का अपना इंडिपेंडेंट और अपना एस्पिरेशन, अपना चॉइस था, राइट? सम ऑफ देम स्पेशली बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली बाल्टिक और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स वांटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन, ये चाहते थे कि यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करे एंड बिकम पार्ट ऑफ द नेटो, और ये दूसरी चीज ये भी चाहते थे कि नेटो का पार्ट भी बने, राइट? ये इनकी चाहत थी बाल्टिक रिपब्लिक्स की और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स की, राइट? तो इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज का फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, राइट? सेंट्रल एशियन कंट्रीज मतलब ये चाहते थे कि वो अपने ही लोकेशन का फायदा लें, राइट? एंड कंटिन्यूड देयर क्लोज टाइज विद रशिया, वो अपना टाइज मतलब अपना लिंक बना के रखें रशिया के साथ, एंड ऑल्सो टू एस्टेब्लिश टाइज विद वेस्ट, यूएस, चाइना एंड अदर्स, और इन कंट्रीज के साथ भी टाइज बना ले, मतलब कि ये भी चाहते थे कि इनके साथ भी मतलब अपना टाइज एस्टेब्लिश करें, स्थापित करें, सिंपल। सेंट्रल एशियन कंट्रीज का मानना, चाहना ये था, सिंपल। ये चीजें आपने याद रखनी है कि भाई अपनी लोकेशन का फायदा बोले, और बिल्कुल वो रशिया के साथ चाहते थे कि भाई बिल्कुल कॉन्टिन्यूज रखें अपना बिल्कुल रशिया के साथ टाइज, और ऑल्सो एस्टैब्लिश करें वेस्ट के साथ, यूएस के साथ, चाइना के साथ, अदर्स रीजन्स के साथ, राइट? सेकंड, ये इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज का सेकंड पॉइंट अच्छे से सुन लो, समझ लो, चाहे पॉज कर करके समझ लो, राइट? So thus the international systems have many new players emerged, इंटरनेशनल सिस्टम में कई सारे नए प्लेयर्स इमर्ज हुए थे, each with its own identity, interest, economic, political difficulty, सबकी अपनी आइडेंटिटीज थी, सबका अपना इंटरेस्ट था, मतलब सब कुछ, राइट? तो आपने ये ध्यान रख लेना है कि डिसइंटीग्रेशन के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसमें एक कॉन्सिक्वेंस ये भी था कि कई सारी न्यू कंट्रीज एज अ न्यू प्लेयर्स, एज अ न्यू कंट्रीज भी इमर्ज हुई थी, राइट? जिसमें बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स तो चाहते थे यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना और नेटो वाले मिलिट्री अलायंस का पार्ट बनना, सिंपल। ये आपने ध्यान रखना है। तो कॉन्सिक्वेंसेस भी आई होप आपको समझ आ गया हो। तो यूएसएसआर के पूरे सिस्टम में ना सिर्फ 4 बातें हैं जो आपने याद रखनी है। एक तो सोवियत सिस्टम क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट, दूसरा ये, तीसरा गॉर्बाचेव का रोल, इवेंट, चौथा रीजंस विद कॉन्सिक्वेंसेस। बस अच्छे से वीडियो को पॉज करके सुन लो, एक एक की टर्म्स को याद कर लो,
टाइम है आपके पास बहुत, नोट भी कर लो, सिंपल, राइट। चले आगे। अब दूसरा पार्ट आता है शॉक थेरेपी एंड इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स। ये दूसरा पार्ट है इसी चैप्टर का। शॉक थेरेपी का मतलब क्या है? शॉक थेरेपी, द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वाज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज बाय पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिज्म टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये शॉक थेरेपी का मतलब है, राइट। शॉक थेरेपी का मतलब कि पेनफुल प्रोसेस इसको बोला जाता है कि इसमें ट्रांजिशन हुआ था सोशलिज्म सिस्टम से कैपिटलिज्म सिस्टम, सोशलिज्म सिस्टम से कैपिटलिज्म सिस्टम में, राइट। इस पूरे प्रोसेस को, ट्रांजिशन प्रोसेस को शॉक थेरेपी कहा जाता है क्योंकि लोगों को काफी शॉक लगा था सिस्टम कोलैप्स होने के बाद एकदम से इस सिस्टम में ट्रांजिट हो जाना, राइट। The model of transition in Russia, Central Asia, East Europe that was influenced by World Bank and IMF came to be known as shock therapy, right? अभी हमने समझा था ना भाई लास्ट टॉपिक में कॉन्सिक्वेंसेस में, वर्ल्ड बैंक, IMF इन्होंने काफी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एडवाइस दिया था कि भाई हम आप सभी कंट्रीज के ट्रांजिशन में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, लोन्स ग्रांट करेंगे, सिंपल, राइट। इनसे इन्फ्लुएंस थी, सिंपल, इसे ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। ईच ऑफ दीज कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज थी, वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बहुत जरूरत थी सारी कंट्रीज को कि टोटल शिफ्ट किया जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, विच मीन रूटिंग आउट कंप्लीटली एनी स्ट्रक्चर्स इवॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। जो भी सोवियत पीरियड में जो भी स्ट्रक्चर, जो भी सिस्टम इवॉल्व हुआ था, सबको रूट आउट कर दिया जाए, सबको बाहर निकाल दिया जाए जड़ से और टोटल शिफ्ट कर दिया जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। क्योंकि शॉक लगा है लोगों को तो थेरेपी देनी बनती है, राइट। अब करंट लगेगा तो इलाज तो देना ही है। तो इसी तरीके से ट्रांजिशन देखा गया था सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम में, सिंपल, जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF एक नंबर में आ सकता है। दो पावरफुल एडवाइजर बने थे सारे कंट्रीज के लिए, राइट। इन्हीं से इन्फ्लुएंस थे, सिंपल, ये आपने याद रखना है। शॉक थेरेपी के भी अपने कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इसका मतलब यही है कि भाई प्राइवेट ओनरशिप ऑफ डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप बोला जाता है प्राइवेट ओनरशिप को, राइट। इसमें कैपिटलिज्म में तो प्राइवेटाइजेशन ही होता है, सिंपल, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स, कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। इस सिस्टम को मतलब इमीडिएटली निकाला गया और इसी चीज को ट्रांजिट इसी चीज में किया गया, सिंपल। दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी अल्टरनेटिव और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। भाई तीसरा रास्ता तो कोई था नहीं, लेकिन हाँ सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में ही सब कुछ करना था, जिसमें प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है, सब कुछ प्राइवेट बेस्ड ओनरशिप होती है सबकी, राइट। तो ये शॉक थेरेपी के फीचर्स है, सिंपल। कई बार फीचर्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। सारे इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज होंगी, अब एग्रीकल्चर सिस्टम कलेक्टिव फार्मिंग, प्राइवेट फार्मिंग में शिफ्ट होगा, इसे ही हम कहते हैं शॉक थेरेपी, राइट। ये तो मीनिंग हो गई, अबाउट शॉक थेरेपी हो गई, राइट। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, पॉइंटर्स आपने मार्क करने हैं, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अब ये वन शॉट वाला मतलब पार्ट है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी में समझा रहा हूं, राइट। और जो स्टूडेंट खाली स्टार्टिंग से अभी समझ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हीं से रिक्वेस्ट है और आने वाले सेशन में बच्चों से रिक्वेस्ट है, भाई स्टार्टिंग से पढ़ाई होती है, अप्रैल से पढ़ाई होती है, ठीक है। अप्रैल से अगर आप पढ़ते हो तो ही चैप्टर्स की क्लैरिटी अच्छे से होती है, सिंपल, राइट। चलिए शॉक थेरेपी क्लियर है। अब हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी की बात करते हैं। पांचों के पांचों कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव थे, राइट। पॉइंट याद रखना, जिसमें पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी डिस्ट्रक्शन क्या था इसमें, इट ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी सारे रीजन्स के बीच, राइट, स्पेशली रशिया। लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स as about 90% of its industry were put up for sale to private individuals and companies। रशिया में जितनी इंडस्ट्रीज चल रही थी, स्पेशली, राइट, डोमिनेंट पोजीशन रशिया की थी, 90% इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई थी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंपनीज को पुट अप कर दी गई थी सेल के लिए, राइट, बेचने के लिए, राइट। Since the restructuring was carried out through market forces and not by government, market forces के थ्रू carried out किया जा रहा था, राइट, नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, गवर्नमेंट की कोई डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज नहीं थी।
इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ एंटायर इंडस्ट्रीज, राइट। क्योंकि भाई मुसीबत है, सबकी सेविंग्स उड़ गई है, बहुत बड़ी दुविधा में लोग फंस गए हैं, राइट। सो दिस वाज कॉल्ड लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। कई बार लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री क्वेश्चन आ जाता है। सारे इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को सेल कर दी गई अंडर वैल्यूड प्राइस करके, मतलब वैल्यूएबल इंडस्ट्री को अंडर वैल्यू करके सोल्ड किया जा रहा था थ्रू अवे प्राइसेस। 1 करोड़ की इंडस्ट्री 50 लाख में, होता है ना कई बार बम्पर ऑफर लग जाता है, नुकसान में क्या करें भाई, जितने की चीज है उसको आधा करके बेचना पड़ता है। ऑल्दो भाई, हालांकि ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट, वाउचर सभी को गिवन कराया, पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया कि भाई आओ सेल में पार्टिसिपेट करो। मोस्टली सिटीजन ने वाउचर्स की भी ब्लैक मार्केटिंग कर दी, क्योंकि दे नीडेड मनी, पैसे की आवश्यकता है। वाउचर्स दिया गया, क्या करें, लोगों की जेब खाली है, लोगों ने वाउचर्स की ब्लैक मार्केटिंग कर दी, वाउचर सेल्स कर दी कि भाई अभी तो पहले हम अपनी पॉकेट भरेंगे उसके बाद देखेंगे। तो इसीलिए इस कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। शॉक थेरेपी का फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, जिसमें इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई थी और 90% इंडस्ट्रीज वर पुट अप सेल टू दी प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड और कंपनीज, राइट। लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री, राइट। कम से कम प्राइस में बेचा जा रहा था, वाउचर्स दिए जा रहे थे, वाउचर्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, ये सारा कुछ ध्वस्त हो चुकी थी इकोनॉमी भाई, पहला कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा, डिक्लाइन ऑफ रशियन करेंसी एंड इंपोर्ट ऑफ फूड, रशिया की करेंसी भी डिक्लाइन हो गई थी। सिंपल, द वैल्यू ऑफ रूबल रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली, करेंसी डिक्लाइन हो गई, इन्फ्लेशन का रेट बहुत हाई हो गया, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। कोविड-19 याद है सभी को, क्या हुआ था इस टाइम पर, बर्गर पिज्जा सब कुछ बना रहे थे, सेविंग्स खत्म कर रहे थे भाई। द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेट, लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी, लोग बिना फूड सिक्योरिटी के रह रहे थे और कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया था। रशिया ने फूड इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। रियल जीडीपी रशिया की 1999 में बहुत कम हो गई 1989 के कंपैरेटिवली, ये आपने याद कर लेना है। ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन हो गया, नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस, कोई अल्टरनेटिव भी इसकी जगह नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए डिक्लाइन ऑफ रशियन करेंसी एंड इंपोर्ट ऑफ फूड। सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, नेगेटिव कहो भाई। तीसरा, सोशल वेलफेयर सिस्टम भी डिस्ट्रॉयड हो गया। ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वो सिस्टमैटिकली, दिखती बात है, होना था, राइट। Withdrawal of government subsidies pushed a large section of the people into poverty. Subsidies, गवर्नमेंट ने अपनी सारी सब्सिडीज को विड्रॉ कर लिया, एक लार्ज सेगमेंट में लोग पॉवर्टी के अंदर चले गए, गरीबी रेखा के अंदर चले गए। इनफैक्ट मिडिल क्लासेस पुश टू द फेरी ऑफ सोसाइटी एंड द एकेडमिक इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड, राइट। पलायन हो गया, लोग भागने लगे, माइग्रेट होने लगे, क्या करें, सिंपल भाई। सोशल वेलफेयर सिस्टम जो ओल्ड स्टाइल वाला था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। अब सिचुएशन ट्रैक पे लाने में समय तो लगेगा, लेकिन आ जाएगी, क्योंकि ट्रांजिशन हुआ है, इसलिए शॉक थेरेपी के ट्रांजिशन को पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है। एक लाइन में समझो तो, राइट। ये मतलब थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। इमरजेंस ऑफ माफिया एंड प्राइवेटाइजेशन, सेकेंड लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस। माफिया इमर्ज हो गया मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज में, और स्टार्ट करना मतलब कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, कई प्राइवेट प्लेयर्स ने, कई माफियाज ने, राइट। प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज, प्राइवेटाइजेशन सिस्टम ने एक नई डिस्पैरिटीज क्रिएट करी। पोस्ट सोवियत स्टेट स्पेशली रशिया वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन, राइट। अब देखो स्पेशली रशिया और भी रीजन थे जो डिवाइड होना स्टार्ट हो गए रिच और पुअर रीजन्स के बीच। अनलाइक द अर्लियर सिस्टम देयर वाज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल्स, राइट। लोगों के बीच इन इक्वालिटीज देखी जाने लगी, असमानताएं, राइट। चौथा, सेकेंड लास्ट भाई जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी था, बाकी लास्ट, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। क्या है कि भाई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी लैक हो रहा था। सिस्टम ट्रांजिट होने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की कंस्ट्रक्शन की डिमांड थी ना, सारी लैक हो रही थी, सारी लैक हो रही थी भाई। In fact, the constitution all these countries were drafted in a hurry, and most, including Russia, had a strong executive president with the
widest possible powers that rendered elected parliaments relatively weak। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो सिस्टम स्टैब्लिश किया गया, उसमें क्या है कि अभी भी पार्लियामेंट की कहीं ना कहीं कमजोरी देखी गई, वीकनेसेस देखी गई। स्पेशली सेंट्रल एशिया का प्रेसिडेंट हैड ग्रेट पावर, सेंट्रल एशिया के रीजन्स के प्रेसिडेंट को ज्यादातर पावर दे दी गई। एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी अथॉरिटेरियन, और ज्यादा अथॉरिटेरियन देखा गया भाई, बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन भी बना दिया गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, जो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, अपॉइंट किए गए देमसेल्फ टू फर्स्ट फॉर 10 years, 10 साल के लिए अपॉइंट कर दिए गए। एंड 10 साल के बाद दोबारा से अनदर 10 years इन्हें एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं हुई तो क्या हुई? तो इसे लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कहेंगे, नहीं कहेंगे? अभी भी डिसइंटीग्रेशन होने के बाद भी, ट्रांजिशन होने के बाद भी जो वादा किया गया था उस पर अटल नहीं रहे। कहीं ना कहीं किसी रीजन में अभी भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, अथॉरिटेरियन सिस्टम, तानाशाही, वही राजतंत्र, वो चीज चली जा रही है भाई, डिक्टेटरशिप। दे अलाउड टू नो डिसेंट और अपोजिशन, भाई अभी भी कोई डिसेंट अपोजिशन अलाउड नहीं किया गया था। और a judicial culture independent of judiciary was yet to be established in most of these country। तो बहुत जरूरत थी कि जुडिशियल कल्चर यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्टैब्लिश्ड हो मोस्टली कंट्रीज में। तो सिस्टम ट्रांजिट होने के बाद भी दिक्कतें थी। तो शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस तो दिखती बात है भाई, नेगेटिव रहेंगे। लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, प्रॉमिस क्या किया गया, एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। भाई तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान का एग्जांपल याद रखना, राइट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की कंस्ट्रक्शन हुई, जो भी सिस्टम में बोला गया कि ऐसे होगा, ऐसे कुछ नहीं हो पाया, कमजोरियां देखी जाने लगी वैसे ही। क्या फायदा होगा यार? शॉक थेरेपी के 5 कॉन्सिक्वेंसेस एज अ की टर्म्स याद होने चाहिए। कैसे याद करोगे भाई? डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, रशियन करेंसी डिक्लाइन, इमरजेंस ऑफ माफिया एंड प्राइवेटाइजेशन, सोशल वेलफेयर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, राइट। क्लियर है भाई? अब देखो स्टेप्स टेकन अंडर शॉक थेरेपी, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए शॉक थेरेपी के अंडर। मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमी, स्पेशली रशिया, अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी स्टार्ट कर दी 2000 ईयर से, 2000 से। आफ्टर 10 years देयर इंडिपेंडेंस, आजादी के 10 साल के बाद। द रीजन फॉर द रिवाइवल फॉर मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमीज वाज द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये कारण था इकोनॉमी रिकॉल, ये कारण था इकोनॉमी रिवाइव करने का, राइट। जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, इन सब का मतलब भरपूर संसाधन रशिया के पास था, तो यूज नहीं करेंगे क्या भाई, राइट। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये मेजर ऑयल के गैस के प्रोड्यूसर इमर्ज होते हैं, ये भी मेजर ऑयल और गैस के प्रोड्यूसर्स इमर्ज होते हैं। तो रशिया ने 2000 से अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी स्टार्ट करी। रीजन इज दिस, राइट। ऑयल की, नेचुरल गैस की, मिनरल्स की अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन था, रिसोर्सेस अच्छे खासे थे। अदर कंट्रीज हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस देयर टेरिटरी। और भी कंट्री गेन कर रही थी क्योंकि जो ऑयल पाइपलाइंस थी उनके टेरिटरी को क्रॉस कर रही थी। कोई भी कनेक्टिविटी कर लेगा रेंट पे करके, फॉर विच दे गेट रेंट, सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज स्टार्टेड, रीस्टार्टेड, कुछ मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से शुरू हो गई। अब किसी भी टेरिटरी से ऑयल की पाइपलाइन जाएगी तो कोई भी रेंट पे करके कनेक्टिविटी कर लेगा, अपने कंट्री को गेन कर देगा इकोनॉमिकली, अपने कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को गेन कर लेगा, सिंपल, राइट। तो भाई ये स्टेप्स लिए गए अंडर शॉक थेरेपी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेन इंजन माना गया था, मेन इंजन, याद कर लेना। शॉक थेरेपी क्लियर है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर है, स्टेप्स टेकन अंडर शॉक थेरेपी क्लियर है, ये सब कुछ याद कर लेना, राइट। सो अब हम टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स समझेंगे, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वाले टॉपिक को। अबे हो जा। देखिए डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी कहीं ना कहीं टेंशंस बनी हुई थी, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे गए थे और इंसर्जेंसीज भी देखी गई थी, राइट। तो सबसे पहले तो समझेंगे इसका मतलब क्या है। मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कन्फ्लिक्ट्स, कई सोवियत यूनियन के रिपब्लिक्स के बीच कन्फ्लिक्ट्स देखा गया। मैनी हैव हैड सिविल वॉर्स भी देखे गए, इंसर्जेंसीज भी देखी गई, राइट। कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर। पिक्चर कॉम्प्लिकेट पता है कब बनने लगी? जब इन्वॉल्वमेंट ग्रो होने लगी बाहर की पावर से, आउटसाइड पावर्स की इन्वॉल्वमेंट जब ग्रो होने लगी तो पिक्चर और भी कॉम्प्लिकेट होने लगी, राइट।
जैसे रशिया की अगर हम बात करें तो टू रिपब्लिक जैसे चेचनिया एंड दागिस्तान, दोनों के बीच सेक्शनिस्ट मूवमेंट, और भी रीजन्स बहुत से थे, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखा गया था, कई सेक्टर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। तो मतलब ये है कि यार कहीं ना कहीं टेंशंस कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए थे आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सबसे बढ़िया एग्जांपल है सेक्शनिस्ट मूवमेंट, इसके बाद सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। तो आइए पहले तो इसको समझते हैं कि सेक्शनिस्ट मूवमेंट क्या है, राइट। रशिया के एग्जांपल से, इन रशिया, राइट, टू रिपब्लिक्स चेचनिया एंड दागिस्तान हैव हैड वायलेंट सेक्शनिस्ट मूवमेंट। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, वायलेंट सेक्शनिस्ट मूवमेंट किन रिपब्लिक्स के बीच हुआ था, राइट। इंडिया में भी हुआ था सेक्शनिस्ट मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के अंदर, याद करो नागालैंड, मिजोरम, राइट। दोनों के बीच कहते भी इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, ऐसे ही ये सिंपल। मॉस्को मेथड ऑफ डीलिंग विद द चेचन्स रेबल्स, मॉस्को मेथड्स ने डील किया चेचन रेबल्स के साथ, एंड इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स भी देखी गई, हैव लेड टू मैनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हुई, बट फेल टू डेटर द एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस, राइट। इंडिपेंडेंस के लिए जो इंडिपेंडेंसी की डिमांड थी ना, जो एस्पिरेशन थी चेचन्स, चेचनिया एंड दागिस्तान, इन दोनों रीजन्स की, वो फेल रहे। भाई रशिया कैसे जाने देगा अपने रीजन को बाहर, राइट। रशिया तो भाई पूरी ताकत लगाएगा रोकने के लिए, सिंपल। तो सेक्शनिस्ट मूवमेंट, वायलेंट सेक्शनिस्ट मूवमेंट देखा गया चेचनिया एंड दागिस्तान के बीच, ये था सेक्शनिस्ट मूवमेंट। तो ये टेंशंस क्रिएट करता है, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं अभी भी थी, सिंपल। दूसरा सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तजाकिस्तान देखो विटनेस बना था 10 इयर्स के सिविल वॉर में, डिसइंटीग्रेशन के बाद 10 ईयर तक, जब 10 ईयर तक सिविल वॉर चला था ना अलग अलग रीजन्स के बीच, तो उसमें तजाकिस्तान विटनेस बनता है। इसमें कई स्टूडेंट गलती करके आ जाते हैं, पता ही नहीं होता विटनेस कौन सा नेशन बनता है, कौन सा रीजन बनता है, राइट। 2001 तक जो हुआ था, सिंपल। द रीजन एज अ होल हैज मैनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, भाई देखो कई सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए। In Azerbaijan province of Nagorno-Karabakh, some local Armenians want to succeed join Armenia. कुछ अर्मेनियंस यहाँ रहते थे, वो चाहते थे अर्मेनिया ज्वाइन करें, इस चीज को लेके भी सेक्टर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, राइट। अजरबाइजन प्रोविंस ऑफ नागोर्नो काराबाख, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जा रहे थे। जॉर्जिया डिमांड कर रहा था फॉर इंडिपेंडेंस एज कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस रिजल्टिंग इन अ सिविल वॉर, कई रीजन डिमांड कर रहे थे उन्हें इंडिपेंडेंट बनना है, इस वजह से भी सिविल वॉर हो रहा था, राइट। देयर आर मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम्स इन यूक्रेन, यूक्रेन के अंदर जो एग्जिस्ट रिजीम्स थी, जो पुराने समय से चलती आ रही थी, राइट, उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पर मूवमेंट देखा गया, किर्गिस्तान में भी और जॉर्जिया में भी। तो मतलब कई मूवमेंट्स, कई सिविल वॉर्स, कई इंसर्जेंसीज देखी गई। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है सेक्टर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स, बस आपको ये एग्जांपल याद रखने हैं, सिंपल। कंट्रीज एंड प्रोविंसेस, कई कंट्रीज और प्रोविंसेस फाइट कर रही थी रिवर वाटर्स को लेके भी, रिवर वाटर्स की शेयरिंग को लेके भी। ऑल दिस हैज लेड टू इंस्टेबिलिटी, ये सारी सिचुएशन इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही थी, मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की लाइफ में डिफिकल्टीज डाल रही थी, कठिनाइयां ला रही थी। यही चीज ऑर्डिनरी सिटीजन्स की लाइफ में डिफिकल्टीज बनती जा रही थी। दिखती बात है यार ये, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन किसी भी रीजन्स में राइज होगी तो टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स ये नहीं देखने को मिलेंगे तो क्या मिलेंगे। तो टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में तो बस इतना ही है, याद रखना सेक्शनिस्ट मूवमेंट रशिया में 2 रीजन्स के बीच, चेचनिया एंड दागिस्तान के बीच वायलेंट सेक्शनिस्ट मूवमेंट, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स का एग्जांपल, बस याद रखना है आपने, सिंपल। अभी भाई बस किसी तरीके से टॉपिक समझ में आ जाए। नेक्स्ट आएगा हमारा रीजन्स फॉर टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई देखो एक रीजन था वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, जिसके पास अच्छे लेवल पे थे, सेंट्रल एशियन रीजन, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आर एरिया विच वाज हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज विच हैव ब्रॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होता था इसे। बाकी सेंट्रल एशिया इज आल्सो बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का जोन भी बन गया था बिटवीन द आउटसाइड पावर एंड ऑयल कंपनीज, दोनों के बीच में, राइट, कंपटीशन वाला जोन भी बन गया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, सिंपल। वास्ट लेवल पे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज थे इनके पास, सिंपल। दूसरा, यूएस मिलिट्री बेस स्टैब्लिश करना चाहता था इन्हीं रीजन पे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के पास।
कारण क्या था, यूएस क्यों मिलिट्री बेस स्टेब्लिश करना चाहता था भाई? द रीजन इज नेक्स्ट टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया। ये सारे क्लोज थे वेस्ट एशिया से। आफ्टर 11 सितंबर 2001, 11th ऑफ सितंबर 2001 के बाद यूएस चाहता था कि वो अपना मिलिट्री बेस सेंट्रल एशियन रीजन में स्टेब्लिश करे और यहाँ की गवर्नमेंट को पे करके, मतलब वो चाहता था पे करके हमें बस रीजन मिल जाए of all Central Asian states to higher bases and to allow airplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq। जो अफगानिस्तान इराक वॉर चल रहा था ना, इसी के चलते बस सिर्फ सेंट्रल एशियन रीजन्स की जगह पर हम मतलब पे कर दे वहां की गवर्नमेंट को, जिससे हमारे एयरप्लेन्स बस फ्लाई कर सकें। क्यों फ्लाई कर सकेंगे? यूएस के पेंटागन बिल्डिंग पर प्लेन क्लैश करा दिया था सद्दाम हुसैन ने, अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो यूएस ईंट का जवाब पत्थर से देना तो जानता है। अब कैसे दे? सेंट्रल एशियन रीजन में जब एरिया मिल जाएगा तो आराम से हम अपने एयरप्लेन्स को भेज सकेंगे, ट्रेनिंग दे सकेंगे और हम ढूंढ सकेंगे और बदला ले सकेंगे। सबसे बड़ा यही रीजन था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री बेस का, कि यूएस चाहता था कि भाई पे करना पड़े तो पैसा तो बहुत है यूएसए के पास, बस हमें रीजन मिल जाए किसी तरीके से। However, Russia perceives these states as its near abroad and believes that they should be under Russian influence। रशिया इस चीज को कहता भाई कि मेरी इन्फ्लुएंस है इन रीजन पर, तो रशिया कैसे देना चाहे, कैसे दे ये रीजन्स? रशिया की इन्फ्लुएंस है भाई। और चाइना ने ट्रेड इंटरेस्ट दिखा दिया। ट्रेड इंटरेस्ट तो चाइना दिखाएगा ही। Here because of the oil resources and the Chinese have begin to settle around the borders and conduct trade। चाइना ने ट्रेड इंटरेस्ट दिखा दिया भाई इन्हीं के बीच, राइट? क्योंकि ये चाइना को दिखा यहाँ पे तो अच्छे खासे ऑयल रिसोर्सेस हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं, तो चाइना ने इन्हीं के बॉर्डर से ट्रेड कंडक्ट करना शुरू कर दिया, सिंपल। और रशिया कह रहा हमारी इन्फ्लुएंस है भाई। अमेरिका चाहता है मिलिट्री बेस किसी तरीके से भी स्टेब्लिश हो जाए ताकि हमारे एयरप्लेन्स फ्लाई कर सके। और भाई अलकायदा ग्रुप से मतलब सद्दाम हुसैन मिल जाए हमें, ताकि जो पेंटागन बिल्डिंग पर अटैक हुआ है ना, उसका बदला लिया जा सके। 9/11 ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, राइट? तो अभी ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो है, बस ध्यान से समझ लो कि भाई रीजन्स वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री बेस, तीसरा भी था भाई, राइट? सो अब हम समझेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर इंडिपेंडेंस, राइट? कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर इंडिपेंडेंस इन ईस्टर्न यूरोप। अगर ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू टू रिपब्लिक्स में चेकोस्लोवाकिया का स्प्लिट हो गया था विद द चेक्स एंड द स्लोवक्स। कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट? फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ये दोनों मतलब इंडिपेंडेंट कंट्रीज फॉर्म्ड हो गई थी, right? But the most severe conflict took place in the Balkan republics of Yugoslavia। मोस्ट सीवियर जो कन्फ्लिक्ट था ना, वो बल्कान रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया के अंदर था। मोस्ट सीवियर कन्फ्लिक्ट्स, राइट? फॉर इंडिपेंडेंस को लेके। सो आफ्टर 1991 इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस, और ये 91 के बाद टूट भी गया था थोड़ा बहुत यूगोस्लाविया के अंदर जो मतलब प्रोविंसेस थे, जैसे कि क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया हर्जेगोविना। इन्होंने डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये अब अलग जा रहे हैं, ये अपनी इंडिपेंडेंस अलग एंजॉय करेंगे, सिंपल। तो इस तरीके से मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर इंडिपेंडेंस इन रीजन्स के थ्रू देखा गया, राइट? और इसमें एथनिक सर्ब मतलब अपोज भी करते हैं इस चीज का, एथनिक सर्ब, राइट? एंड अ मैसेकर ऑफ नॉन सर्ब बॉस्नियन फॉलोड, मतलब बॉस्निया के अंदर जितने भी सर्ब थे वो इस चीज का अपोज भी करते हैं, और नॉन सर्ब के साथ ये अत्याचार भी होता है, मैसेकर मतलब गलत बर्ताव भी देखा जाता है। अब इस सिचुएशन पे क्या हो भाई, कौन सा अलायंस इंटरवेन करेगा? तो इसमें नेटो जो है इंटरवेन करता है। NATO intervention and the bombing of Yugoslavia followed the inter-ethnic civil war। जो inter-ethnic civil war हुआ था ना सर्ब नॉन सर्ब के बीच, राइट? उसमें नेटो इंटरवेन कर देता है। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए का वेस्टर्न अलायंस, मिलिट्री अलायंस, क्योंकि सोवियत यूनियन डिsintegrate हो चुका था, तो अब भाई कोई ना कोई तो करेगा इंटरवेन। तो लड़ाई मतलब कुछ रीजन्स के थ्रू, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कुछ इंडिपेंडेंसी को लेके भी था, राइट? तो ऐसा नहीं है सोवियत यूनियन के मतलब रिपब्लिक्स सारे सही थे या फिर सारे गलत थे, कहीं ना कहीं टेंशंस कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए थे,
राइट। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया हो भाई। बस की टर्म्स याद रखनी है आप सबको, राइट। कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर इंडिपेंडेंस में से सेक्शनिस्ट मूवमेंट्स, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके बाद रीजन्स विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, फर्स्ट पॉइंट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री बेस, सेकेंड पॉइंट। कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर इंडिपेंडेंस, थर्ड पॉइंट। बाकी आप काम कर ही दोगे भाई, सिंपल। अब एक लास्ट टॉपिक इंडिया और रशिया रिलेशनशिप है, जो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये रीड करना है आपने कि कब क्या कैसे हुआ, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, राइट। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं रीड नहीं करूंगा, ये बस आपको एज इट इज रीड करके समझ लेना है कि बहुत बढ़िया था इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप। कई एग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे, एक नंबर में ये भी आ सकता है 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स, 80 से भी ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट साइन होते हैं इंडिया रशिया के बीच। ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। बाकी आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखें। आपकी डिमांड थी काफी बच्चों की कि सर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी भी एक पार्ट में आना चाहिए, राइट। स्टिल अब आपका डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में अपडेट कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। फिर भी किसी भी चैप्टर में डाउट्स हो, कोई भी आपको दोबारा लेक्चर्स चाहिए हो एक टॉपिक का, दो टॉपिक के, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, देन मैं आपको अपडेट कर देता हूं। थैंक यू सो मच अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स।